नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में जीके और जीएस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास जो है वो आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती है और ये क्लास आपकी आज जो चलने वाली है वो आपकी 56वें नंबर की चलने वाली है। यानी आज हम कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं? आज हम 56वां टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं 55 क्लासेस दे चुका हूं, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर यूपीएसआई 2025 जीके जीएस की क्लासेस को देख सकते हैं, जिससे आपका जीएस जो है इंप्रूव हो सकता है, जिससे आप चीज़ों को जान सकते हैं और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा सिलेबस रहता है, किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको ये क्लासेस देखनी होंगी अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं। और आप अगर मेरे साथ में रोजाना क्लासेस देख पा रहे हैं तो आपको भी पता है कि आपने कुछ इंप्रूवमेंट जरूर किया होगा अगर आप शुरू से जुड़े हुए होंगे। तब आपके आंसर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे ये देखने आते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन जो हैं वो मेरे सही जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं पहले बता दूं कि हम आपको यहाँ पे एक ही क्लास नहीं देते हैं, बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहली जो क्लास दी जाती है वो रीजनिंग की क्लास दी जाती है और इस रीजनिंग की क्लास की बात करें तो ये आपको 9 बजे मिलने वाली है। आप सुबह हमारे साथ में रीजनिंग की क्लासेस के लिए सुबह 9 बजे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप 11:30 बजे क्लास जो रहेगी वो आपकी रहेगी मैथ्स की क्लास है, तो यादविन सर के द्वारा ये क्लास दी जाएगी। और आपको मालूम है कि जो 11:30 बजे के बाद क्लास रहती है ये आपकी जीके और जीएस की क्लास रहती है, जो कि आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती है। 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन आप सभी को पता है कि नवमी और दशहरा था, जिसकी वजह से ये क्लासेस जो है ऑफ रही थी। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो आप शाम को 9 बजे हमारे साथ में यूपीएसआई के लिए हिंदी को पढ़ सकते हैं। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है। आप यहाँ पे जब हमारे बैच से जुड़ेंगे, यानी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, तो उस टाइम पे आपको एक बैच दिखेगा जो है चाणक्य 2.0 बैच। और इस चाणक्य 2.0 बैच की खासियत क्या है कि आपको ये सारे टीचर पढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे जो ऑफर दिया जा रहा है वो मात्र 99 का दिया जा रहा है। आप 99 रुपए में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और 99 रुपए में आप यूपीएसआई की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है कि आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह जानना होता है कि मुझे कितना पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है और इस एग्जाम का लेवल क्या है और इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सबको यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर की जाएगी, आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जाएगा और इसके साथ साथ ये टीचर आपको सब कुछ बताने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं तो आप केवल एक बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच। मात्र 99 में आपको ये मिलने वाला है। कहां मिलने वाला है? तो आपको बाईएससी एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। तो यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन का नाम क्या है? बाईएससी ऐप है। आप इससे जाकर जुड़ सकते हैं और फिर उसके बाद में जैसे ही आप इसे डाउनलोड करोगे तो आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें यूपीएसआई को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूपीएसआई के अलावा भी कोई कोर्स लेना चाहते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी हो सके, आप चाहते हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी हो सके, आप चाहते हैं जीडी की तैयारी हो जाए, ग्रुप डी की तैयारी हो जाए, साइंस स्पेशल की तैयारी हो जाए, तो आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ जाएंगे बाईएससी एप्लीकेशन पे। आपको सभी बैच यहाँ पे बहुत अच्छी रेट में, बहुत सस्ती रेट में, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी साथी मेरे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, जो भी हैं, महादेव भाई, ए के आशीष भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। ये क्लास आपको रोजाना मिल रही है। इसी के साथ में जैसे ही आप जुड़ रहे हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले ना शेयर कर दीजिएगा और शेयर करने के बाद आप यहाँ पे मेरे साथ में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम चीज़ों को शेयर कर पाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जुड़ रहे हो तुरंत पहले शेयर करो, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं जो कि मैं बोर्ड पर नहीं लिखता हूँ लेकिन बोलते हुए चला जाता हूँ। तो आप उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं और फिर जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने के टाइम पे आप वो चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। एक प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनकर तैयार हो जाते हैं अगर आप यहाँ पे नोट बनाना स्टार्ट कर दें तो। बाकी आपको बता दें कि जो क्लास है ये आपको स्टार्ट होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? आप जानते हैं कि जो आप पौधे को देखते हैं तो छोटे पौधे होते हैं, उनका बायोमास क्या होगा?
कम होगा, और जो बड़े जीव होंगे या बड़े पौधे होंगे उनका बायोमास क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए जो नॉर्मल पिरामिड बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो आप कहेंगे कि जो नीचे से चलेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे तो ये जो पिरामिड है ये नीचे से बड़ा रहेगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये छोटा होता चला जाएगा। जैसे आप यहां पे बात करेंगे सबसे बड़ा सोर्स कौन, सन, तो सबसे बड़ा पिरामिड यहां पे सबसे बड़ी जगह कौन लेगा, सबसे बड़ा सरफेस किसका रहेगा, सबसे ज्यादा बायोमास किसका रहेगा, सन का रहेगा। सन के ऊपर आप देखेंगे तो आपके कौन आएंगे, सबसे पहले आएंगे आपके पेड़ पौधे जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, और प्रोड्यूसर के बाद में कौन आएगा, जिसका बायोमास कम होगा। तो बायोमास किसका कम होगा, सेकेंडरी का, सेकेंडरी के बाद आएगा टर्सरी, टर्सरी के बाद में आपका जो सबसे टॉप पर रहने वाला है। इस प्रकार से हमारा पिरामिड चलता है। लेकिन पूछा कौन सा जा रहा है, उल्टा पिरामिड किसका बनेगा, जो कि आपको यहां पे दिखा रहा है। उल्टा पिरामिड बनेगा कहां पे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जिसका प्रोड्यूसर का बायोमास कम और कंज्यूमर का बायोमास ज्यादा होगा, वहां पे जो पिरामिड बनेगा वो बड़ा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन कैसे, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जब मैं यहां पे किसकी बात करूंगा, पानी के अंदर की बात करूंगा, जब मैं यहां पे तालाब के अंदर की बात करूंगा, तो आप क्या देखेंगे कि जो छोटी मछली, जो बड़ी मछलियां हैं जिनका बायोमास ज्यादा है वो किसको खाएंगी, छोटी मछलियों को। छोटी मछलियां छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाएंगी। तो इस प्रकार से यहां पे क्या होगा, इस प्रकार से इनका बायोमास कम होता चला जाएगा और ये पिरामिड जो होगा वो कैसा बनेगा, वो उल्टा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जली इकोसिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये आपका एक्वस इकोसिस्टम का पार्ट है। और एक्वस में इसमें एग्जांपल कौन था, केवल पॉन्ड था, यानी तालाब था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया समझ, अगर आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 को समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले यह जाना है कि इंडिया है ना, इंडिया में जो आर्थिक फैसले लिए जाते हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं, अगर वो तेजी से लेने हैं तो इनमें से वो कौन तय करेगा। आपके माइंड में आएगा कहीं ना कहीं सर वो फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हमारे देश के आर्थिक फैसले लेने पे काम करता है, वही तय करता है। तो आप यहां पे हो जाएंगे गलत। क्यों, तो सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। पहले बोला है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन करता है और समन्वय करता है। जिसका मतलब है यहां पे कोऑर्डिनेशन करता है और डायरेक्शन देता है। तो आप यहां पे क्या बताएंगे, सर कमेटी होगी जरूर, क्योंकि यहां पे बोला मंत्रिमंडलीय समिति है तो कोई ना कोई तो कमेटी होगी। यानी यहां पे कौन क्या है, एक कैबिनेट कमेटी होगी। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, इस क्वेश्चन ने मुझे इतना बता दिया कि एक जो है वो कैबिनेट कमेटी होगी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी कमेटी होंगी। तो उन कमेटी में एक ऐसी कमेटी होगी जो किस पर काम कर रही होगी, इकोनॉमिक पर काम कर रही होगी। इसलिए यहां पे मैं क्या कहूंगा कि हमें इकोनॉमी से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेने हैं, कोऑर्डिनेशन करना है, तो मुझे एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसे कहा जाता है CCEA। क्या कहा जाता है इसे, CCEA कहा जाता है। और ये CCEA यानी इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, इसको कौन चेयर करता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, तब आप कहेंगे कि CCCA का चेयरमैन जो होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स की है ना, उसका जो चेयरमैन है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब पॉलिसीज बनाने का काम कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। इन्वेस्टमेंट का काम कौन कर रहे हैं, ये चेयर कर रहे हैं। सब्सिडीज देनी है तो कौन काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे। यानी डायरेक्शन भी दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी दे रहे हैं, तो यहां पर CCEA काम करता है और प्राइम मिनिस्टर इसके कौन होते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसका मतलब है सर फाइनेंस मिनिस्टर इनके अंडर काम कर रहा है, इस कैबिनेट कमेटी के अंडर काम कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री इसके अंडर काम कर रही है और कॉमर्स मिनिस्ट्री इसके अंदर काम कर रही है। क्योंकि इकोनॉमी की बात है तो डिफेंस से भी इकोनॉमी आएगी, कॉमर्स से भी इकोनॉमी आएगी और फाइनेंस से भी हमारी इकोनॉमी के बात चलने वाली है। तो इसका यहां पे आंसर हो जाएगा क्या, कि देश के
इकोनॉमिक अफेयर को कोऑर्डिनेट करेगा तो कौन करेगा, वो यहाँ पे CCEA करेगा, जिसको चेयर कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि हम पॉलिटी को भी ध्यान देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स भी ऐड की है, यहाँ पे हमने गवर्नेंस भी ऐड की है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 टॉपिक, पॉलिटी, इकोनॉमिक और गवर्नेंस, 3 टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन के आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। संदीप भाई जुड़ चुके हैं भाई, संदीप भाई को यहाँ पे गुड आफ्टरनून। और इसी के साथ में भाई सबसे पहले ना शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, तो मैंने क्यों बताया भाई, पॉलिटी का क्वेश्चन है सबसे पहले, तो इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, इकोनॉमिक अफेयर्स की बात हो रही है, गवर्नेंस का भी क्वेश्चन है क्योंकि कमेटी चेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो कितने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, कितने आंसर्स के इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको पता है हमारा देश है और इस देश के अंदर ना ऐसी भी जमीनें हैं जहां पर खेती नहीं की जा सकती। मतलब ये है कि ऐसी जमीन जो कि खेती के लायक नहीं है, खाली पड़ी हुई है, बंजर जमीन है, तो फिर से इसका मालिक कौन होगा, इसका मालिक किसे माना जाएगा। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा कि जब हम यहां पे अनऑक्यूपाइड और जो हमारी वेस्ट टाइप की भूमि होती है उसका मालिक कौन होता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर एक जो भूमि होती है ना, इस पे तो हम ना खेती करते हैं, और इस पे खेती करेंगे ना तो इसका नाम सर कल्टीवेटेड लैंड होगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस पर खेती की जा सकती है उसे कल्टीवेटेड लैंड कहा जाता है। सर इसकी जो मालिक होते हैं ना या तो कोई पर्सन होगा, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो कोई ना कोई तो इसका पर्सन मालिक होगा, बिल्कुल होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई लैंड लॉर्ड होगा, यानी यहाँ पे एक प्रकार से इसका जमींदार भी होगा। लेकिन यहां पे बात की जा रही है जिसका यहां पे कल्टीवेशन ना हो पाए, जहां पे खेती ना हो पाए, तो उसे कहेंगे अनकल्टीवेटेड लैंड। और इस अनकल्टीवेटेड लैंड की जब बात की जाएगी ना तो ये अनऑक्यूपाइड है और इसका कोई भी मालिक नहीं है, और जिसका कोई मालिक नहीं है उसका मालिक होता है कौन, उसका मालिक होता है गवर्नमेंट। यानी यहां पे कौन मालिक हो जाएगा, अनऑक्यूपाइड का सरकार मालिक होती है। यानी जिस जमीन का कोई मालिक नहीं उसका मालिक कौन, सरकार। जिस जमीन का कोई भी आपका लैंडलॉर्ड नहीं है उसका मतलब क्या है, उसके लिए यहां पर एक प्रकार से यूनिवर्सल लैंडलॉर्ड के रूप में काम कर रहा है कौन, सरकार। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आंसर क्यों आया, मतलब ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, तो आप यहां पे समझ पाएंगे कि हमारे पास एक रेवेन्यू सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये उससे लिया गया है। और इस वजह से आप एक बात नोट कर पाएंगे कि सर इस जमीन का यूज कहां होगा। अगर ये यहां पे सरकार इसकी मालिक है, सरकार इसकी संप्रभु है, तो कहीं ना कहीं इस जमीन का यूज किया जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि एक योजना आती है जिसका नाम है पीएम आवास योजना। कहां सरकार का घर बनाएगी, कहां बनाएगी, आपकी जमीन लेके बनाएगी नहीं, ये उस जमीन पर बनाएगी जो एक बंजर भूमि है। इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, कहां बनाएंगे, क्योंकि यहां पर पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घर हैं, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, ये सभी जो बनाए जा रहे हैं ना वो ऐसी ही जमीन पर बनाए जाते हैं, इनका यूज ऐसी ही जमीन पर होता है जो अनकल्टीवेटेड जमीन होती है, जिसका कोई भी मालिक नहीं होता, उसका मालिक सरकार। ठीक है, तो आप यहां पे क्या देख पाएंगे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल है, ये लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन है, बिल्कुल, और ये रेवेन्यू सिस्टम का भी पार्ट है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए किसने आंसर दिया, किसी ने नहीं आंसर दिया। यानी आपको इतने छोटे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पीछे है, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है। आपको पता है कि हम जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीदेंगे तो वो जमीन हमारी है, या फिर हमने कोई खेत खरीदा तो वो जमीन भी हमारी ही है। लेकिन अगर कहीं पर जमीन पड़ी है जिसका कोई भी मालिक नहीं है तो वो किसकी होगी, आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो फिर कैसे चलेगा भाई। जय हिंद भाई मानवेंद्र सिंह। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको पता है कि हमारा संविधान है, बिल्कुल है, और संविधान में महिलाओं के भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल पता है। और कौन संरक्षण प्रदान करता है, कोई ना कोई आर्टिकल होगा।
अब एक बार नोट करेंगे कि सर इक्वलिटी जो है ना वो एक फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। तो सर महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन भी होता है? तो आप यहां पे कहेंगे बिल्कुल होता है कि महिलाओं को यहां पे विशेष अधिकार प्राप्त हैं हमारे संविधान के तहत। लेकिन किस आर्टिकल में? आपको आर्टिकल नहीं पता, तब आप क्या करेंगे? तब आपको मैं कहूंगा कि सर सबसे पहले ना बेटा, जो आप यहाँ पे भेदभाव के विरुद्ध की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप समानता की बात कर रहे हो। यानी भेदभाव के विरुद्ध हो तो आप समानता के अधिकार की बात करते हो। और जब समानता के अधिकार की बात की जाएगी तो इस समानता के अधिकार के तहत आपका पास में एक आर्टिकल है जिसका नंबर है 15, और इसका क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 कहता है कि राज्य जो है वो किसी भी नागरिक को उसके धर्म, उसकी जाति, उसके लिंग, उसके जन्म आदि के कारण भेदभाव नहीं कर सकता है। यहां पे आंसर आपका आएगा कि कहीं ना कहीं सर इसका आंसर जो है ना वो 50 क्लॉज 1 होना चाहिए। लेकिन आप यहां पे हो जाओगे गलत, क्योंकि यहां पे बात की जा रही है सभी चीजों पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर। लेकिन आप यहां पे प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आप यहां पे क्या चाहते हो कि यहां पर महिलाओं के साथ में जो भेदभाव होता है उसके अलावा उसके लिए यहां पे कोई ना कोई आर्टिकल अलग से दिया गया है। तब आपका आंसर हो जाएगा सर हमारे पास ना एक आर्टिकल और है। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 15 है और इसका क्लॉज नंबर 3 है। तो ये क्या करता है भाई? क्लॉज नंबर 3 जो है ना ये कहता है कि विशेष रूप से जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके साथ हुए भेदभाव जो हैं उसकी सुरक्षा का यहाँ पे अवसर प्रदान किया जाता है, उनकी सुरक्षा की यहाँ पे सुनिश्चित की जाती है, और वो हमारे यहाँ पे विशेष अधिकार के रूप में सामने आ जाता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 15(2) क्या कहता है? यहाँ पे स्टेट बात कर सकता है किसके अगेंस्ट जा सकता है? डिस्क्रिमिनेशन के। 15(3) क्या बात करता है? वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करता है। 15(4) क्या बात करता है? तो ये बात करता है एससी और एसटी के बैकवर्ड या फिर ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी को यहाँ पे इक्वलिटी यहाँ पे दी गई है। किस आधार पे दी गई है, कैसे दी गई है, वो आपके सामने आर्टिकल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपके पास में ना बहुत सारे ईमेल आते हैं, और ईमेल में कभी कभी तो ऐसे ईमेल आते हैं जहां पे आपको लालच भी दिया जाता है। ऐसे ईमेल हैं जो अनवांटेड ईमेल हैं, लेकिन वो रिसीव किए जाते हैं। और रिसीव क्यों किए जाते हैं वो यहाँ पे पूछा गया है, किस लिए किए जाते हैं, यानी स्पैम है क्या वास्तव में। ऐसे मैसेज को, ऐसे ईमेल को जो अनवांटेड हैं, जो आपको लालच देने का काम करते हैं, वो एक प्रकार से स्पैम ईमेल या स्पैम मैसेज कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब पूछा जा रहा है कि हमारे पास में जो स्पैम है ना वो इन तीनों में से कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? यानी कहीं ना कहीं वो अप्रार्थित संदेश है, अनसॉलिसिटेड है। इसका मतलब क्या है? अनसॉलिसिटेड का मतलब है कि आप ना यूजर से पूछ नहीं रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? यूजर से पूछ नहीं रहे हो, परमिशन जो उसको, यानी उसकी परमिशन नहीं ले रहे हो। परमिशन नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब आप उसे मैसेज भेज रहे हो, उससे परमिशन नहीं ले रहे हो, उसकी बिना परमिशन के आपकी चीजों को भेज रहे हो, तो आप उसे क्या कहोगे? स्पैम कहोगे। लेकिन कौन सा स्पैम? अनसॉलिसिटेड मैसेज या अनसॉलिसिटेड ईमेल कहेंगे। पहला समझ में आया? इसका मतलब है कि इसका ए पॉइंट जो है वो सही होगा। बी की बात करते हैं। बी क्या कहता है? ये कहता है कि मेलबॉक्स सेवाओं में बाधा। भाई एक बात बताओ, आपके ईमेल में जगह ही भर दे रहा है। भाई बिल्कुल, आपको इंपॉर्टेंट मेल आना चाहिए था, लेकिन इंपॉर्टेंट मेल आने से पहले ना आपके पास में 50 मैसेज आ पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जगह को भर रहा है, बिल्कुल भर रहा है। ये मेल बॉक्स में जगह को भर दे रहा है, ये इंटरनेट रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। और इसके बाद में क्या कहेगा कि भाई ईमेल अगर आपको जगह चाहिए तो इतने डॉलर आप रुपए दो, तब आपको मेल के लिए जगह मिल जाएगी। यानी जैसे ही आपका 15 GB डेटा भर जाएगा, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे क्लाउड लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे मेल बॉक्स में बाधा डाल रहा है, हमारी सर्विसेज में बाधा डालता है। ये हमारे फालतू की जगह को भर देता है और यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट कर देता है। इसलिए कहीं ना कहीं सेकंड भी जो सही है।
फिर कहता है इंटरनेट घंटों की चोरी, तो भाई ये घंटों की चोरी तो नहीं करता, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक प्रकार से देखेंगे तो वैसे ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर ही करते हैं। स्पैम के लिए एक अलग फोल्डर दिया गया है, जो सारे मैसेज जो होते हैं वो वहीं पर चले जाते हैं। तो आपका आंसर कहीं ना कहीं ए और बी होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा है। तो कितनों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है? भाई मानवेंद्र सिंह का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंटरनेट गवर्नेंस की बात करते हैं, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आज का टाइम कैसा है? डिजिटल टाइम है, और ऐसे क्वेश्चन ना आए तो फिर कैसे बनेगा? इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसका ये क्वेश्चन है? डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन है। और किसका है? साइबर सिक्योरिटी, स्पैम मैसेज साइबर सिक्योरिटी पे आएगा। और आप जानते हैं गवर्नेंस इंटरनेट के माध्यम से भी चलती है, तो ये इंटरनेट गवर्नेंस का भी क्वेश्चन है, यानी ये तीन कॉन्सेप्ट से बना एक क्वेश्चन। तो क्यों पूछा गया? इसी वजह से पूछा गया है, क्योंकि आज का टाइम है आपका कैसा है? डिजिटल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपको बताया कि भारत में ना ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनको तय करने वाली कोई ना कोई संस्था है। आप देखेंगे ना, जो पार्टी के ना सिंबल भी दिए जाते हैं, इसे भी कोई ना कोई देता होगा। पार्टी को कुछ राइट भी दिए जाते हैं, इसे कोई ना कोई देता होगा। तो ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया जाता है, तो कौन ऐसा है जो ये सारी चीजों को हैंडल करता है? पॉलिटिकल पार्टी को ऑफिशियल बनाना, पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल बनाना, पॉलिटिकल पार्टी को राइट देना और उसे ऑफिशियल रिकॉग्निशन प्रदान करना, ऐसा करने वाला इनमें से कोई है तो वो कौन है? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लोगों का आंसर जो है वो इसका क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए इलेक्शन कमीशन। तो आप यहां पे कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये गवर्नेंस का क्वेश्चन हो गया, तीसरा ये करंट का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में करंट में बना हुआ है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपका पूछा जाए वो बिल्कुल करंट अफेयर्स से ही, यानी करंट अफेयर्स ही पूछा जाए। करंट अफेयर्स से लिंक करके चीजें पूछी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन आपका करंट में चलने वाली न्यूज का है, और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो राष्ट्रीय हो चाहे राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियां हो, उसको मान्यता देना है, उसको सिंबल देना है, तो इन चीजों को अलोकेट करने वाला कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन? आर्टिकल नंबर 324। और यहां पे इसी वजह से मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, और मानवेंद्र सिंह ने आंसर दे दिया, बहुत सही आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, आपको पता है कि सरकार जो है ना अपनी जो जमीन है, या फिर कह सकते हो टैक्सेस जो हैं, उनको मैनेज करना चाहती है, एफिशिएंटली मैनेज करना चाहती है। यानी जमीन को सरकार जो अपनी जमीन को भी मैनेज करेगी, उस पर लगने वाले टैक्सेस को भी मैनेज करेगी। तो ऐसा कोई ना कोई डिपार्टमेंट उसे रखना पड़ेगा। आपकी जमीन हो या हमारी जमीन हो, उसको यहाँ पे तो उसको क्या करना है? मैनेज तो करना ही है। तो यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? राजस्व प्रशासन के अंतर्गत मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या है? आप यहां से टैक्स लेने की बात कर रहे हो, और टैक्स अगर बात करेंगे तो केवल पैसा कलेक्ट करना इसका काम है? भाई नहीं, ये केवल पैसा कलेक्ट नहीं करता। ये रेवेन्यू का मतलब ये नहीं है कि वो रेवेन्यू ले रहा है या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो रिकॉर्ड भी रखता है, कि लैंड रिकॉर्ड रखता है, ये किसकी जमीन है, इस पर कितना टैक्स लिया जाएगा, और यहाँ पे इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर डिस्प्यूट है तो उसे सुलझाने का भी काम यही करवाता है। इसलिए यहाँ पे आपका राजस्व का मतलब है ए तो सही होगा, लैंड रिकॉर्ड है इसका भी ये भी सही होगा। क्या वो यहाँ पे भू हदबंदी करता है? तब आप कहेंगे कि बिल्कुल करता है। ये जो है अर्बन लैंड सीलिंग जो है वो यहाँ पे अपनी लिमिट्स की बात करता है, टैक्सेशन की बात करता है, लैंड एलोकेशन की बात करता है। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों सही हैं, और ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। बताइए कितना ने आंसर दिया? मानवेंद्र सिंह ने दिया आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्यों पूछा गया था? पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्यों पूछा गया था? गवर्नेंट का क्वेश्चन है। क्यों पूछा गया? लैंड रेवेन्यू का भी क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप यहां पे केवल इन चीजों को भी समझिए, क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आप अगर यहां पे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, मान लीजिए कोई नागरिक है, समाज के लिए ना न्याय मांगना चाहता है, वो अपने लिए नहीं, खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, वो चाहता है ना समाज के लिए मैं कुछ करूं, समाज के लिए मैं न्याय मांग लूं।
तो कौन सा ऐसा लीगल टर्म है जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, कौन सा ऐसा लीगल टूल है जो इस्तेमाल होगा। चाहे वो गरीब की बात करें, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड कोई समस्या हो, या फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपकी कोई समस्या हो और वो केस करना चाहता है, तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा रूल है जो उसे यहाँ पे रास्ता देता है। तो आप कहेंगे सर वो कहीं ना कहीं वो जनहित याचिका है, जो जन के हित के लिए दी जाती है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए दी जाती है। इसे PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास में प्राइवेट लिटिगेशन भी है। प्राइवेट लिटिगेशन क्या है, वे भाई जिसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट जाके क्या कर देगा, केस कर दे। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना किसी दूसरे पर हो रहा है लेकिन आप जनहित के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप वहां पर जाकर केस लड़ने की बात करते हैं। नहीं, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जनता के इंटरेस्ट में न्याय मांगना चाहती है, चाहे वो आपका पर्यावरण हो, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो, कंज्यूमर राइट से रिलेटेड हो, सोशल जस्टिस से रिलेटेड हो, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये जो अवधारणा है ना सर, हमने जो ना है 1980 में ली थी। कब ली थी? 1980 में ली थी। और 1980 में किसके द्वारा ली गई थी? तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था। किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव्ड किया था। और अप्रूव तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं से तो लिया होगा, कहीं ना कहीं से तो सोचा होगा कि ऐसा क्या है, कहीं ना कहीं से तो लेने की कोशिश की होगी। तो आप कहेंगे सर ये जो है ना, उस टाइम पे सर यूएसए के लिए, यानी यूएसए में ये ऐसी चीज़ें चल रही थी, पब्लिक लिटिगेशन की जो बात चल रही थी वो आपके यूएसए में चल रही थी। हमने उसी को यहाँ पे अप्रूव किया है, हमने उसी को यहाँ पे लिया है, और ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितनों ने आंसर दिया है? मानवेंद्र सिंह ने ही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए बहुत सही आंसर है। क्यों पूछा गया? पॉलिटी का क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पॉलिटी का है भाई। जुडिशरी का भी क्वेश्चन है, तो जुडिशरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। आप यहाँ पे मूल अधिकार की बात करेंगे तो मूल अधिकार का भी क्वेश्चन है। मतलब भाई मूल अधिकार का कैसे हो गया? भाई फंडामेंटल राइट का अगर हनन होगा किसी का, तो आप अगर वहां पे PIL दायर करना चाहते हैं तो कर सकते हो। तो इसका मतलब मूल अधिकार पे हुआ कि नहीं हुआ? एक्सेस टू जस्टिस, यानी जस्टिस जो है वो सभी के लिए हो रही है, किसी के लिए भी, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, दूसरा लड़ रहा है भले ही। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए, गरीब के लिए कोई ना कोई यहाँ पे सामने हमारे साथ में खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अब बात करते हैं, ये आया है फिजिक्स का क्वेश्चन है, और अगर ये फिजिक्स का है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिक करंट की भी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो रही है, और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, यानी किसी चीज से क्या हम मेजर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पता करना है कि किसी सर्किट में कितना करंट का फ्लो कराया जाए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा जो बताएगा कि कितना करंट इसमें आ चुका है, यानी कितना करंट। कहते हैं ना 440 का वोल्ट 440 का झटका दिया इसने, कैसे दे दिया, कैसे पता कर लिया? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आपने मेजर करने के लिए कोई ना कोई चीज तो लगाई होगी। और यही क्वेश्चन है कि उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा हमेशा हमेशा, ये वर्ड जोड़ा गया ना, हमेशा, किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसके माध्यम से ना परपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, यानी करंट को माप रहा है। और इसमें करंट को मेजर करने वाला कोई है तो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसमें जो है अमीटर है ना, यही है जो करंट को मेजर करता है, यही है जो सीरीज में कनेक्शन लगाना पड़ता है। फिर वोल्टमीटर क्या करता है? सर हमने वोल्टमीटर सुना था, भाई वोल्टेज कितना आ रहा है, वोल्टेज को मेजर करने वाला कौन? ये वोल्टमीटर है। तो लेकिन वो सीरीज में नहीं जुड़ता, वो पैरेलल जुड़ता है। घरों के कनेक्शन भी पैरेलल ही होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अमीटर है, करंट को मेजर किया जा रहा है तो अमीटर है, सीरीज कनेक्शन को मेजर करना है तो अमीटर है, क्योंकि सीरीज में धारा जो है, करंट जो है वो समान रहता है, और पैरेलल होगा तो करंट जो है वो बट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए ना आप कोई बिजनेस कर रहे हो, लेकिन बिजनेस कैसा है? बिजनेस है इलीगल, और कोई इलीगल बिजनेस करता है और पैसा कमाता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत उस पर कोई ना कोई टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा? क्या आंसर होगा? कहीं ना कहीं आप एक बात सोचेंगे ना, सर अभी हाल ही में ना ड्रीम 11 की बात करें, तो ड्रीम 11 की बात करते हैं तो सर वो तो सट्टा खिलाता था, एक प्रकार से सट्टा ही खिला रहा है ना भाई। किसी से पैसा लेके किसी को पैसे की लालच दे रहा है कि तुझे दुगना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा, करोड़ों मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये एक प्रकार का सट्टा है। और भारत में ये चीज बैन है, भारत में ये चीज इलीगल है, तो एक प्रकार से इलीगल बिजनेस नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। और वो पैसा कमा रहा है, तो क्या उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम को ट्रीट करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स फ्री है?
भाई जब इलीगल है तो सर फ्री होना चाहिए, यानी टैक्स लगना नहीं चाहिए। भाई अगर वो है तो मुझे लगता है कि अवैध व्यवसाय से जो लाभ ले रहा है ना, उस पे भी ना टैक्स लिया जाता है। अगर आप लीगल इनकम कर रहे हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके प्रॉफिट हो, चाहे आपकी कैपिटल गेम हो, टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आप इलीगल भी काम कर रहे हो ना, गैम्बलिंग करते हो, स्मगलिंग करते हो, इलीगल ट्रेड करते हो, प्रॉफिट ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। चाहे इलीगल तरीके से कमाओ, चाहे लीगल तरीके से कमाओ, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट में ये टैक्सेबल है, इसलिए यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टैक्सेबल होता है, कर योग्य होता है। टैक्सेशन लॉ का क्वेश्चन है ये, ब्लैक मनी के लिए क्वेश्चन है आपका, लीगल प्रोविजन का क्वेश्चन है, और ये ब्लैक मनी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो आप इस तरह से देखो कितने यहां पे टॉपिक को जोड़कर एक क्वेश्चन बनाया गया है। इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आंसर दिया है मानवेंद्र सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सही आंसर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जानवर हैं भाई, रहते हैं, और हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है तो जानवर भी पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पक्षी भी पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे हम लोग भी रह पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक बात देखेंगे ना, कुछ ऐसे हैं ना जो बर्मिन है। सर बर्मिन क्या होता है, आप कहेंगे ना, मतलब जो हानिकारक जीव माने जाते हैं, यानी हानिकारक हैं, तो इसका मतलब है सर हम इन्हें मार सकते हैं, यानी इनके मारने पर कोई अपराध नहीं माना जाएगा। तो सर अपराध किसके लिए माना जाता है, आप कहेंगे अगर आपने टाइगर को मार दिया, भाई आप अपराधी हो। अगर आपने एलिफेंट मार दिया, आप अपराधी हो। इसका मतलब है कि शिकार जो है अगर इलीगल है तो पनिशेबल होगा, और वो आपका प्रोटेक्टेड स्पीसीज में आएगा, और वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत है, 1972 में जो लेके आए थे। तो आप यहां पे देख पाओगे कि ऐसे कौन से हमारे जंतु हैं जो बर्मिन कहलाते हैं। तो आप कहेंगे सबसे पहले क्रो, भाई कौवे कौए को मारना कोई गलत काम तो है नहीं, ये शिकार अलाउड है, माना जाता है भाई, बिल्कुल अलाउड माना जाता है, क्योंकि ये क्रॉप को नुकसान पहुंचा देता है, ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने में कोशिश कर सकता है, तो इसलिए ए जो है वो इसका आंसर हो सकता है। सर यहाँ पे खरगोश भी दिया गया है बेटा, खरगोश की अगर मैं बात करूं ना, खरगोश को मारना इलीगल है, ये शेड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर में आता है। टाइगर एलिफेंट के साथ साथ रैबिट भी कई जगह पर प्रोटेक्टेड माना जाता है, इसलिए इसका आंसर बी तो नहीं होगा। चूहे की बात करें तो भाई चूहा आप देखते हो कि कई सारे आपके पास में ऐड आते हैं जहां पे रेड किलर बोला जाता है, चूहे मारने की दवाइयां भी दी जाती हैं, तो इसका मतलब है कि इसे मारना जो है वो अलाउड है, और ये जो है वो नुकसान करने वाला है, इसलिए इसे बर्मिन माना जाता है। आपका सी भी आंसर हो सकता है। फ्रूट बैट्स जो होते हैं, यानी आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, चमगादड़ की बात कर रहे हो, जो हमारे फ्रूट यानी हमारे फलों को जिसने बाग में लगा रखे हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप इसे भी मार सकते हो, इसलिए आपका बर्मिन कहलाएगा। तो ए सी और डी इसका सही होगा, और ए सी डी किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ, इसका आंसर क्यों है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी और इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्यों है, भाई संविधान का क्वेश्चन है सर, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल है। और पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ साथ हमारे यहाँ पे किस प्रकार से संविधान इवोल्यूट हुआ है, हमारे यहाँ पे संविधान के विचार किसने दिए हैं, हमारे यहाँ पे संविधान बनाया किसने है, ये हमें पता तो होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। संविधान बनाने का प्रचार किसी न किसी ने तो रखा हुआ। आपको पता है कि भारत में ना स्वराज की मांग बढ़ रही है, स्वराज की मांग बढ़ रही थी 1920 के बाद से, लेकिन फिर आते हैं इनमें से कोई एक जो कहते हैं ना कि ऐसा है ना, हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, हमें बस एक असेंबली चाहिए, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद बना लेंगे। एक प्रकार से एक क्या थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, एक रेडिकल एक्टिविस्ट भी कह सकते हो। तो इनमें से ऐसा कौन था जिसने पहली बार ये बात कही थी, तो आप कहेंगे सर वो पहली बार कहने वाले इनमें से हैं तो वो एम.एन. रॉय हैं। 1934 का टाइम था, उस टाइम पे इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का और यही पेश किया था, लेकिन बनी कब, 1946 में। लेकिन प्रस्ताव भले ही 1946 में आया होगा, लेकिन कंसेप्ट दिया किसने, वो दिया था आपके एम.एन. रॉय ने, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप यहां पे क्या कह रहे हैं, आपको कोई कानून है, मान लीजिए कोई कानून है, ठीक है, और वो संविधान के खिलाफ है,
लेकिन संविधान के खिलाफ है, ये डिसीजन कौन लेगा? ये कौन बताएगा कि भाई ये संविधान के खिलाफ है? तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं, यानी अंतिम इंटरप्रेटर कौन होते हैं, ये पूछा गया है। तो कानून और संविधान के खिलाफ अगर बना हुआ है तो उसका डिसीजन लेने वाला इनमें से कोई एक होगा। तो आप कहेंगे ना कहीं सर राष्ट्रपति होना चाहिए। बेटा राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ये प्रेसिडेंट जो है वो लॉ इंप्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। जब आप यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात करोगे तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं सर सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। फिर कहते हैं प्रधानमंत्री हैं, तो सर प्रधानमंत्री खुद एग्जीक्यूटिव बॉडीज में आते हैं, पीएम खुद लॉ इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो आपका सी भी नहीं होगा, या तो बी होगा या फिर डी होगा। तो आप कहेंगे सर हाई कोर्ट जो है ना वो स्टेट लेवल पे देखता है, यानी राज्य के स्तर पर देखने वाला है ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल है, यानी आपको अगर हाई कोर्ट से दिक्कत है, हाई कोर्ट के डिसीजन से कोई दिक्कत आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो नेशनल लेवल पर फाइनल इंटरप्रेटर कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसलिए ये आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और आंसर दिया है योगेश कुमार ने, आंसर नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है, मानवेंद्र ने आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो आप कहेंगे सर ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और पॉलिटी के साथ साथ ये जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। और आप यहाँ पे कहेंगे सर हमारे संविधान की आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। तब कहेंगे सर संविधान की आत्मा से क्यों जुड़ा हुआ है? तो आप यहाँ पे एक बात बताएंगे कि संविधान की आत्मा जो है वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत हमें संवैधानिक उपचार दिया गया है। लेकिन आर्टिकल नंबर 13 के तहत संविधान के हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू कर सकते हैं किसी भी कानून को। इसलिए आप यहाँ पे दोनों आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। भाई मोबाइल का टाइम है, डिजिटल टाइम है, और डिजिटल तरीके से चोरी अगर होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे डिजिटल अटैक हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर फिशिंग हो गई है हमारे साथ में। आप यहाँ पे कहेंगे सर इसने मेरी चीजें चुरा ली, तो कहीं ना कहीं मैं कॉपीराइट लगा दूंगा इस पे। तो ऐसा ही यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक प्रकार का ना साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क को प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। सर नेटवर्क को प्रतिबंधित कैसे कर देंगे? दिमाग में यही आएगा। तो आप यहां पे कहेंगे ना कोई हैकर किसी भी वेबसाइट या किसी भी सर्वर को टेम्परेरी बंद कर दे, लेकिन करेगा कैसे? साइबर अटैक से। लेकिन साइबर अटैक कौन सा होगा? भाई आपके पास ना वेबसाइट जो चल रहे हो ना वो आके अचानक स्लो हो जाए। अचानक स्लो मतलब अनअवेलेबल हो जाए। वो होगी कैसे सर? टारगेट को ओवरलोड कर देंगे। हमने कहा ये वेबसाइट को ओवरलोड कर दो, ओवरलोड करने के बाद क्या हो जाएगा? वो आपको दिखेगी नहीं, वो स्लो हो जाएगी, उसका सर्वर डाउन हो जाएगा। जैसे आपने एक बात देखी होगी, हम अटैक की नहीं बात करते, आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने पर आपका ट्रैफिक बढ़ जाता है अचानक से, और जब ट्रैफिक बढ़ता है तो उस पे सर्वर पर लोड हो जाता है, तो उसे कहते हैं सर्वर का ओवरलोड होना। फिर क्या वो दिखती है? सर्वर एरर 404 दिखाता ना, एरर 404, हम उसे ओपन कर रहे हैं लेकिन नहीं खुल रही क्योंकि उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन वो अटैक नहीं है, हम उसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई किसी व्यक्ति के द्वारा अटैक किया जाए तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सिस्टम को ओवरलोड कर देगा, आपकी वेबसाइट को ओवरलोड कर देगा, वेबसाइट स्लो हो जाएगी, वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाएगा और वेबसाइट धीरे धीरे अनअवेलेबल हो जाएगी। और इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा अटैक है होगी, टारगेट को किसी ने क्या कर दिया है? इतना ओवरलोड कर दिया, इतना ट्रैफिक पहुंचा दिया, इतना ट्रैफिक जो कि एक प्रकार से किसी चीज को खत्म करने के लिए था। और यहां पर सरकारी रिजल्ट जो है वो आपकी एक प्रकार से खत्म होगी। कैसे होगी? क्योंकि डीडी आप पे अटैक किया गया। और कौन सा अटैक? उसे कहते हैं डीडीओएस अटैक। फिर सर ये फिशिंग क्या है? भाई फिशिंग का मतलब है कि आप किसी की इंफॉर्मेशन को चुराना चाहते हो, ये फिशिंग है। मछली को दाना डालते हैं ना, किस लिए डालते हैं? कि उसे निकालना चाहते हो। ऐसे ही आपने वहां पे कोई लालच दिया और उसकी इंफॉर्मेशन चुरा ली, ये फिशिंग है। जब आप यहाँ पे बात करते हैं चोरी की, तो चोरी का मतलब ये क्या है? आपने सामने वाले का कोई कंटेंट उठाया और आपने अपने नाम से डाल दिया, उसे क्रेडिट नहीं दिया, तो उसे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं साहित्यिक चोरी कहेंगे, इसे इंटेलेक्चुअल थेफ्ट कहेंगे। फिर ये कॉपीराइट क्या है सर? कॉपीराइट का मतलब है कि आपने ना जो पब्लिश किया है
वो दूसरे का यूज करने के बाद में पब्लिश किया है तो वो कॉपीराइट वो है कहलाएगा, लेकिन वो चोरी कौन सी कहलाएगी, वो प्लेजरिज्म कहलाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंजलि ने बताया ऑप्शन नंबर ए, मानवीन सिंह का आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुत सही आंसर है। इसका मतलब आपको ये चीजें पता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है संविधान जो है ना, हर नागरिक के लिए ना समान आचार संहिता की बात करता है, समान लॉ की बात करता है, समान सिविल लॉ की बात करने के बाद साथ ये कहता है कि अलग अलग रिलीजन के साथ अलग अलग पर्सनल लॉ नहीं चलेंगे, सभी के लिए समान लॉ चलेंगे, यानी एक ही लॉ चलेगा जिसका नाम है संविधान, यानी सभी को संविधान के तहत चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या दिया गया है, ये सर कहीं लिखा है क्या हमारे संविधान में? ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे कि भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है, तो आप यहां पे बता देंगे कि इनमें से हमारा आर्टिकल नंबर 44 है, जो आप यहां पे देख रहे हैं। दोनों ही अंक समान है तो समान की बात करेगा ना, दोनों अंक समान तो समान की बात कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये एक प्रकार से क्या है, ये गाइडलाइन है किसको, सरकार को, कि सरकार को आपको निर्देश दिया गया है कि आप ऐसा करना चाहते हो कि जिससे राज्य का कल्याणकारी विकास हो सके, लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है। आप इसके लिए खिलाफ केस नहीं कर सकते, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, यानी सरकार है चाहती है तो वो क्या कर सकती है, वो कानून ला सकती है इस पर, लेकिन आप इस पर केस नहीं कर पाओगे, कह दोगे नहीं सर लेके आओ, मुझे नहीं पता लेके आओ, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। इसलिए आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आपको पता है एससी यानी शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं ना, तो उनको अधिकार दिए गए हैं, उनको सुरक्षा के लिए यहाँ पे हमारे पास में एक आयोग भी दिया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अपॉइंट करेगा कोई, तो यहाँ पे अध्यक्ष को अपॉइंट करने वाला इनमें से कौन है? तो आप यहाँ के कहेंगे सर हमारे पास में जो NCSC है ना, नेशनल कमीशन है, वो किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, तो यहाँ पर वो आर्टिकल नंबर है हमारे पास 338, और इसके तहत हम यहाँ पे NCSC का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। एक प्रकार से सेफ गार्ड है किसके लिए, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए। इसको चेयर करता है कोई, इसको चेयर करता है, और चेयर करेगा तो कोई ना कोई चेयरपर्सन बनाया जाएगा, और बनाया जाएगा तो कोई ना कोई इसे क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। और अगर अपॉइंट कर रहा है तो फिर कौन कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये सारे काम ना राष्ट्रपति करते हैं, इन्हीं को हम रिपोर्ट भेजेंगे, यानी NCSC भी रिपोर्ट भी इन्हीं को ही भेजेगा, और यहाँ पे पर्सन भी चूज करने वाले भी यही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, राधे राधे भाई सैड बॉय, आप बहुत लेट आए हो आज, तो मानवीन सिंह का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है अगला, क्वेश्चन नंबर 17, पॉपुलेशन। जब यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि पॉपुलेशन ना बढ़ती है हमारे यहाँ पे, और सर हमने तो इतनी बढ़ाई है कि हम लोग ना चाइना को पीछे करके सबसे आगे निकल गए। जब हम बेरोजगार बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो पॉपुलेशन ही बढ़ा देते हैं। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाने के टाइम पे एक चीज सोची जाए, क्या पॉपुलेशन घट सकती है? क्या भारत में ऐसा कभी हुआ है कि हमारी पॉपुलेशन ना घट गई हो? आप कहेंगे सर मुझे तो नहीं लगता है, हम भारतीय पॉपुलेशन बढ़ाने पर बहुत अच्छा सा काम करते हैं। भाई ऐसा हुआ है, आप यहाँ पे खुद कहेंगे कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में एक दशक ऐसा ऐसा भी आया था जहां पे जनसंख्या वृद्धि हुई ही नहीं थी। और वृद्धि हुई नहीं थी का मतलब ये नेगेटिव चली गई थी, नेगेटिव ग्रोथ थी इसके अंदर। यहाँ पे पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ गई थी। तो ऐसा हुआ क्यों था? सर एक टाइम आया था जब हमारे यहाँ पे एपिडेमिक आया था। क्या आया था? एक रोग आया था। सर कौन सा? कोरोना। भाई कोरोना भी आपका एपिडेमिक आया था, लेकिन उससे पहले आपका यहाँ पे एपिडेमिक आया था, और उसी टाइम पे एक बार हुआ था जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे एपिडेमिक, ये दोनों चीजें एक साथ आ गई थी, जिसके बाद में भारत में क्या हो गया था, भारत में पॉपुलेशन जो है वो अचानक से डाउन हो जाती है, अचानक से ग्रोथ जो है वो नेगेटिव पहुंच जाती है। और नेगेटिव पहुंचती है तो फिर क्या होता है, उस दशक में वहां पे नेगेटिव होने के साथ साथ एक चीज देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है जनसंख्या अचानक इतनी गिर जाती है, जो हमारे यहाँ पे 0.3%, कितना, 0.3% ग्रोथ हो पाती है, जिसे हम नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये दशक कौन सा था, ये 1911 से 1921 का दशक था। यानी यहीं पर आप देखेंगे इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। तो जल्दी से बताइएगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था?
कोई बात नहीं है सैड बॉय, वैसे भी आज क्लास जो है मैं जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी काम है। लेकिन ये आप लोगों के लिए मैंने क्लास चलाई थी, लोग आए ही नहीं है ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ा सा, अभी भी वो दशहरा मना रहे हैं, अभी भी रावण के साथ में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, एक दिन और सही। लेकिन गुड आफ्टरनून भाई राहुल कुमार, आप लोग तो, राहुल कुमार बहुत लेट आए हो, क्लास ओवर हो चुकी है। मैं आज की क्लास में इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों की संख्या भी कम है और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा था। तो मुझे मन मेरा ये लग रहा था कि शायद बच्चे आएंगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जुड़े, इसके लिए भाई धन्यवाद। बाकी का आपको मैं बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको रोजाना कराता रहूंगा और आप मेरे साथ में रोजाना इस क्लास को देख सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा और भी क्लासेस दी जाती हैं, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, वो आपको सुबह 9 बजे मिला करेगी। आप 9 बजे के बाद में 11:30 बजे आप मैथ्स के लिए जुड़ सकते हैं, आप 12:30 बजे जीके और जीएस के लिए जुड़ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं हिंदी पढ़ना तो आप 9 बजे हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है कि हमारे द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया था जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच। वैसे चाणक्य बैच लॉन्च किया गया था जिसके फुल हो जाने के बाद में अब हम जो बात कर रहे हैं वो चाणक्य 2.0 बैच की बात कर रहे हैं। तो 2.0 बैच का यहाँ पे प्रमोशन इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्राइस दिया गया है, और प्राइस जो है वो केवल 99 है, यानी 99 रुपए का प्राइस है। आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा, बेस्ट कंटेंट के साथ में, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो चीज़ें मिलने वाली हैं टीचर्स के साथ में, क्योंकि ये इनका स्किल के साथ में आपको पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही अच्छी क्लास भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसी के साथ में आपको बता दूं ये बैच आपको कहाँ मिलेगा। तो आप कहेंगे सर ये बैच जो मिलने वाला है वो हमारा बाई एस ऐप पे मिलने वाला है। यहाँ पर बाई एस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर से। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के यानी रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ डिटेल यहाँ पे फिल करनी होंगी। इसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे पेज दिख जाएगा जहाँ पे आप यहाँ हमारे बैचेस को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैचेस को नहीं देख पा रहे हैं तो पेड कोर्सेज में जाके उन बैचेस को देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे किसी भी सिलेबस चाहते हैं तो सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे चाहते हैं कि हमें कुछ नोट्स प्रोवाइड किए जाएं फ्री में तो वो भी मिल जाएंगे। आप चाहते हैं कि हमने जो कोर्स लिया था वो कहाँ दिखेगा, तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है माई परचेस, वहाँ जाके आप उस ऑप्शन को देख सकते हैं, वहाँ पे सारे आपको क्लासेस दिख जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके साथ में फीडबैक तो देना ही है, लेकिन साथ में आपको ये बताना है कि आपके कोई डाउट हैं तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि सर क्लास को और किसी तरीके से बनाया जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपके अकॉर्डिंग ही क्लास को रखा जाएगा और ऐसे ही क्लास आपको रोजाना हम देते रहेंगे। ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती रहेगी इसी तरह से, इसी टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।